Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि आ चुका है आपका आखिरी पड़ाव। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज का आप लोग को पूरे साल से इंतजार होगा, हमें भी इंतजार था, वो चीज फाइनली आ चुकी है जो कि है आप लोग का आखिरी पेपर। यानी कि अब से 3 दिन के बाद आप लोग अपना आखिरी पेपर को लिख रहे होंगे। ज्योग्राफी पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो 1.5 से 2 महीना आप लोग को पूरा का पूरा रिलैक्स होने वाला है। और ये चीज आपको कितना ज्यादा एक्साइट कर रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन उससे पहले एक और चीज बता देना कि यार हिस्ट्री का पेपर, यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप लोग का कैसा गया, कैसा था आपका एग्जाम, टफनेस लेवल क्या था, एकदम हार्ड आया था, मीडियम लेवल आया था या इजी लेवल आया था। जरूर से मुझे कमेंट फास्ट कमेंट करके बता दो यार, ताकि हम लोग को भी एक आइडिया लग जाए। ठीक है, देखो पूरा साल भर आपके लिए मेहनत किया गया है, उसके पिछले साल भी आपके लिए मेहनत किया था ताकि आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियोस हम बना सके, कंटिन्यूअस लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस बनाया, उड़ान बैच पढ़ाया, कंटिन्यूअस लाइव रिवीजन पढ़ाया। और जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है डे 1 से रोज आपके लिए न जाने कितने वीडियोस हम बना चुके हैं और अभी भी बना ही रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक डायलॉग मैं हमेशा बोलता हूं, हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, उसी प्रकार का चीज है। जब से आप लोग का साथ दे रहा हूं तब से आपका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है मैंने, और कंटिन्यूस आगे भी ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो जरूर से बताना कमेंट करके कि हाउ वाज योर हिस्ट्री का पेपर। एंड अगेन, जैसा भी गया है अब उसको माइंड से निकाल दो, क्योंकि अब आपका जो अगला पेपर है, एक आखिरी पड़ाव, इसमें ढीला नहीं पड़ना है हम लोग को। मुझे पता है 3 दिन का गैप आपको मिल गया है, काफी अच्छा गैप मिल गया, बीच में एक त्योहार होली भी आ गया है। तो आप लोग होली भी बहुत धूमधाम से एंजॉय करो, क्योंकि यार देखो साल में एक बार त्योहार आता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जाम आ रहा है मत करना, घर पे बैठना, भाई कुछ नहीं, आराम से जितना मर्जी हो सके उतना होली को एंजॉय कर लेना। जैसे ही हो जाएगा, पूरा दिन तो नहीं खेलोगे ना, आधा दिन खेलोगे, तो आधा दिन के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देना। जैसे कि आप जानते हो कि मोर देन इनफ टाइम हमें मिल गया है कि ज्योग्राफी जिसका पढ़ के स्टार्टिंग से अगर कुछ खास नहीं हुआ रहेगा तो भी ये 3 दिन की छुट्टी में वो आराम से पढ़ लेगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स निकाल देगा। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आ गया वो लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो। जैसा कि पिछला एग्जाम कंप्लीट होता है उसके अगले ही आधे एक घंटे के अंदर आपको मिल जाता है हमारे अगले सब्जेक्ट का लर्निंग स्ट्रैटेजी। तो ये मेरी तरफ से आखिरी लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी आपका लास्ट पेपर है। तो आखिरी बार मुझे देख लो लर्निंग स्ट्रैटेजी में, और भी हो सके 2-4 वीडियोस हम बनाएंगे आप लोग को हेल्प करने के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, इंपॉर्टेंट मैप्स के क्वेश्चंस हो, ऐसे कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे बारी बारी से। तो टेंशन मत लेना, आते रहेंगे, क्योंकि गैप बहुत लंबा है, तो हर दिन एक एक 2-2 वीडियोस डालूंगा, तो भी आप लोग उस वीडियो को देखोगे और आराम से आपका कंसेप्ट क्लियर कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वीडियो ऑलरेडी हमने बना रहे हैं, यानी बहुत सारे पिछले साल वीडियोस बनाए थे, उसके पिछले साल वीडियोस बनाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट मैथ्स, इंपॉर्टेंट ऑड पेयर, ये सभी चीज के वीडियोस हमने दोबारा से टेलीग्राम पे रीशेयर कर दिए होंगे इस टाइम तक। तो जरूर से चेकआउट कर लेना, अगर नहीं आया होगा तो वीडियोस आ जाएगा, मतलब वीडियो के लिंक जो है टेलीग्राम पे मैंने रीशेयर कर दूंगा। तो उन वीडियोस को भी आप ओपन करो और टाइम बचाने के लिए आप 1.5 या फिर 1.75 या फिर 2x की स्पीड से उन वीडियो को देख के फटाफट कंप्लीट कर लो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उससे भी अच्छा चीज ये है कि आप ये वीडियोस को तो देखना ही, लेकिन साथ में अगर आपको किसी चैप्टर का कंसेप्ट समझना है तो हमने आपको उड़ान बैच भी पढ़ा रखा है, और साथ ही में लेक्चर बाय लेक्चर हर एक चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। तो 2x की स्पीड लगाओ और देखना स्टार्ट करो। चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, जो कि है हमारा लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो। एंड आवर मिशन अगेन हियर इज 35 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स, एंड जरूर से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बच्चे हो जाओ तैयार आखिरी पड़ाव के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बच्चा, कि ऑलरेडी आप सभी के लिए हर चैप्टर्स के लेक्चर अवेलेबल है। आप कोई भी चैप्टर्स में दिक्कत है, जैसे पहला चैप्टर फील्ड विजिट, लोकेशन एंड एक्सटेंड, दूसरा फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, क्लाइमेट वाला चैप्टर, या फिर जो भी चैप्टर्स आगे के हैं उनमें किसी में भी दिक्कत है, तो भाई लेक्चर वीडियोस है, उसको निकालो, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी है, पूरा ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है, उसमें भी सभी चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। तो आप 2x स्पीड से वो चैप्टर्स जब देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जिन्होंने जो ऐप से पढ़ाई की होगी, हमारे विश्वास बैच से पढ़ाई की होगी, उनको तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से ऐप पे हमने पढ़ाया था। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब से भी पढ़े हैं उनके लिए भी सारे कंटेंट्स हमने दिए थे, तो सभी चीज आपको पॉसिबल हो पाया होगा। तो आप 2x स्पीड लगा के देख सकते हो। साथ ही में जितना हो सके, ज्योग्राफी एक प्लस पॉइंट क्या बोलता है कि भाई टेक्सचुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके जो भी टेक्स्ट बुक है उसके पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, आप जानते हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी हर चैप्टर्स के पीछे पीछे वाले एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, चाहे वो ब्रीफ क्वेश्चन हो, चाहे वो गिव रीजन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे वो मैप वाले क्वेश्चन हो, हर एक चीज को बस याद कर लो, रट लो, रटना है रट लो, समझ के रटना, लेकिन आंख बंद करके ब्लाइंडली मत रटना, नहीं तो वो चतुर
थ्री इडियट्स में चतुर का क्या हाल हुआ था आपको पता ही है ना, वैसा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लाइंडली मत रटना, समझ के रटना, ताकि कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेगा तो आप भी अपना आंसर को ट्विस्ट करके लिख सकोगे, बेहतरीन मार्क्स आपको मिल सकेगा। ठीक है, उड़ान बैच 2.0 आप देख सकते हो, उसमें कई सारे चैप्टर्स के हमने लाइव रिवीजन करवाए थे, वो आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन बैंक के कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी पिछले साल भी बनाए थे, तो वो वीडियो के लिंक रीशेयर किए टेलीग्राम पे, उन वीडियोस को भी देखो। और दोबारा जो नए वाले वीडियोस बनेंगे, अभी तो वीडियोस के सिलसिले आने शुरू हो जाएंगे ना, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पेपर फॉर्मेट की। जो आपका ज्योग्राफी का पेपर है, अगेन ये भी आपका 40 मार्क्स का पेपर आता है, तो क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं आपको देखना है। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चन आएगा, जो आपके 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा कि अगर मान लो आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यानी एमसीक्यूज अगर नहीं पूछा जाएगा, ज्यादातर तो आप देखोगे जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू बेस्ड ही पूछते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर 4 एमसीक्यू दे रहेंगे, चारों के चार ऑप्शंस रहेंगे, सही ऑप्शंस को चूज करके लिखना है। हर क्वेश्चन को करने का 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाएगा, बहुत ईजी होता है। लेकिन कभी कभी एमसीक्यू नहीं पूछता है, और एमसीक्यू की जगह पे क्या क्या पूछ सकता है, एमसीक्यू की जगह पे कोरिलेशन पूछ सकता है। आपको पता है कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज है उसके रिलेट में कुछ चीज दिया हुआ है, फिर दूसरा चीज है उसके रिलेट में क्या आएगा, ऐसा डैश दिया होता है, तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। ऐसे कई सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, जो ऑलरेडी जिसके लिंक हमने रीशेयर किए हुए टेलीग्राम पे, वो उन वीडियो को उठा के 2x की स्पीड से देख लेना, काम बन जाएगा आपका। वही आइडेंटिफाई द कर्व ग्रुप के भी वीडियो हमने बना रखे हैं, पिछले साल वाले हैं, वो वीडियो को रीशेयर किया हुआ है टेलीग्राम के अंदर, चेकआउट कर लेना। तो या तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 4 ही क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली। ठीक है, मेरी तरफ से टिप्स क्या है, अगर आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है, जैसे मैंने बोला कि हमारे वीडियोस जो मैंने रीशेयर किए हुए हैं उसको आप 1.5 की स्पीड से देख लो, वो तो हो जाएगा, लेकिन जितना हो सके चैप्टर्स एक बार रीड करो। जो भी चैप्टर आप टेक्स्ट बुक लेते हो, टेक्स्ट बुक को एक बार थोरोली रीड करो। क्या करना है रीड करने में, यानी एक बार रीड करना है कि क्या क्या चीजें दी हुई है। कभी कभी उसके अंदर से बहुत सारी चीजें बनेगी, और रीड करते करते आधे से ज्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम कभी चैप्टर्स को रीड नहीं करते। चैप्टर्स को रीड करोगे ऑटोमेटिकली, भाई इंग्लिश का मतलब तो आपको समझ में आता है, आप इतने अभी लेवल पे आ चुके हो कि भाई क्या लिखा है वो तो आप समझ पा रहे होंगे। तो जब आपको समझ में आने लगेगा तो आपका दिमाग उस चीज को स्टोर करने लगेगा, तो ये बहुत हेल्प करेगा। टेक्स्ट बुक अच्छी तरीके से प्रेफर करना, टेक्स्ट बुक के पीछे वाले जितने भी चीजें हैं उसको प्रेफर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्ट। आपको पता है हर टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट दिया रहता है हर चैप्टर के अंदर, तो वो चैप्टर जब आप देखोगे तो चैप्टर्स में जहां जहां बॉक्स बना के कुछ फैक्ट दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, उन चीज को याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर अगर आप 21 फॉलो करते हो, एक बुक आता है 21 डाइजेस्ट जैसा रहता है, जिसमें हर एक चीज दी हुई होती है, एक्स्ट्रा चीज दी हुई थी, तो उसको अभी आप रेफर कर सकते हो। ये मेरा एडवाइस है आप लोग के लिए, जरूर से रेफर कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, या फिर चूज द करेक्ट कोरिलेशन, करेक्ट ग्रुप आ गया, तो इसमें से आप कर सकते हो। तो बच्चा कोई भी एवरेज बच्चा है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी एमसीक्यूज या फिर करेक्ट ग्रुप वाले क्वेश्चन कोई भी आता है इसमें से, तो आप आराम से 4 में से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैं आराम से बोल सकता हूं कि बच्चा आप 4 में से 4 मार्क्स यहाँ पे निकाल सकोगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आता है, अभी देखो, हाँ अब जो एमसीक्यूज का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जांपल दिए हुए यहाँ पे 2022 के और 2023 के कुछ प्रीवियस ईयर एग्जांपल से एमसीक्यूज जो आए थे। जैसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको याद करवा देता हूं, अगर आपको यही आ गया तो मजा आ जाएगा। तो ऑप्शंस नहीं बता रहा हूं मैं, तो आपको बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा था, इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर ऑन द अर्थ। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो सही जवाब है आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया लोकेट कहां करता है, कौन से हेमिस्फीयर पे करता है, तो इंडिया ऊपर की तरफ यानी नॉर्दर्न, और ईस्ट की तरफ यानी नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था मैंने आपका, चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट, उस टाइम पे बताया हुआ है। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन द अर्थ। फिर लक्षद्वीप आइलैंड आपको पता ही अरेबियन सी के अंदर आता है, तो लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ अरेबियन सी ये क्या है, ये एक कोरल आइलैंड है, इसमें बहुत सारे कोरल रीफ प्रेजेंट है, तो ये एक कोरल आइलैंड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ब्राजील इज द डैश पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। ब्राजील का पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे साउथ अमेरिका में जितनी भी अदर कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में ब्राजील का पॉपुलेशन बहुत अच्छा खासा है, तो ब्राजील इज द वेरी हाई पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट, याद रखना। नेक्स्ट पूछा था, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू डैश मेजर फैक्टर। तो भाई 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसमें से क्या क्या फैक्टर है, तो पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जहां पे हर चीज की सुविधाएं हो, और सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट सुविधाएं होती है पानी का अवेलेबिलिटी। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पानी है ही नहीं, तो आप वहां पे रहना नहीं पसंद करोगे, आप कहीं और माइग्रेट कर लोगे, कहीं और रहना पसंद करोगे। तो पानी बहुत जरूरी है, इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर ऑफ डैश टाइप। इंडिया और ब्राजील दोनों ही ऐसी कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारी इंडिया और ब्राजील की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है, स्टिल देयर आर डेवलपिंग फास्ट रेट से, तो डेवलपिंग टाइप है। एंड एक और क्वेश्चन पूछा था, ब्राजील इज मेनली कवर्ड बाय डैश। तो ब्राजील में बहुत सारे हाईलैंड्स है, आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया था ब्राजील का पूरा हाईलैंड है, तो नॉर्थ ईस्ट या फिर पूरा ब्राजील अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो एरिया कवर हुए वो हाईलैंड रीजन से कवर हुए। तो ऐसे कुछ एमसीक्यूज जो है
वो आपको पूछे गए थे पिछले के पिछले साल भी और पिछले साल भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको एमसीक्यूज पूछेंगे तो ऐसे टाइप के पूछेंगे। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसा पूछ सकता है आपको, वो पूछेगा मैच द फॉलोइंग। आएगा तो 4 मार्क्स के लिए मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। और अगर बाई चांस मैच द फॉलोइंग नहीं आया तो ज्यादातर देखो मैं आपको अगेन बोलूंगा 80% चांसेस आर देयर कि मैच द फॉलोइंग पूछेगा। और कैसा पूछेगा वो भी बताता हूं। लेकिन मैच द फॉलोइंग अगर नहीं पूछता है तो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे बताता हूं। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। ऑड मैन सबको पता है 4 चीज दिया रहता है, 4 में से कोई एक गलत चीज होता है उसको वहां से निकालो, तो ऑड मैन आउट आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। या तो अरेंज सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, आपको 4 चीज दी रहेगी अलग अलग सीक्वेंस की, तो प्रॉपर सीक्वेंसिंग करना है। कंप्लीट द सीरीज आ सकता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, उसको करेक्ट करके लिखो, ये आ सकता है। तो ज्यादातर मैंने पिछले 2 साल के अगर मैंने ऑब्जर्व किए तो मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग जो है वो पूछा गया है। और अगर आपको मैच द फॉलोइंग करना है अच्छी तरीके से तो जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले और क्वेश्चन बैंक के जो भी हमने वीडियोस के फॉर्म में भी आपको जो दे के रखे हैं और उसके वीडियो के लिंक रीशेयर किए हुए टेलीग्राम पे, उन सभी वीडियोस को देखोगे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको कम समय में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से रेफर कर लेना। टेक्स्ट बुक के पीछे वाले तो एक भी नहीं छोड़ना। और ये सभी चीज के भी आपको वीडियोस हमने प्रोवाइड कर रखे हैं अलग अलग चीजों के लिए। और आप एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, मतलब ऑब्वियसली जो एक्सरसाइज की जो चीजें हैं उसको देखोगे तो आपको ये चीज भी बहुत इजी लगेगा। तो रेफर ऑल द टेक्सचुअल यानी एक्सरसाइज की चीजें 21 बुक और फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक और फॉलो कर सकते हो। तो इसमें भी अगर आप देखोगे मैच द फॉलोइंग में भी अगर आप देखोगे तो आराम से कोई भी बच्चा जो है वो 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकता है, चाहे कोई भी आए। अगर मान लो कि आपको मैच द फॉलोइंग नहीं भी आता है, आपको करेक्ट ग्रुप पूछता है, ऑड मैन आउट पूछता है, तो भी आप 4 में से 4 मार्क्स निकाल पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो बेस क्वेश्चन होता है वो इजी होता है। तो 4 मार्क्स यू कैन स्कोर इजीली हियर। अब कैसे पूछे थे मैच द फॉलोइंग, कैसा पूछा था, तो यहां पे कुछ 2022 और 2023 का अलग अलग मैच द फॉलोइंग मैंने लेकर आया। तो आपको मैच द फॉलोइंग में दिया रहेगा ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। क्या था ट्रांस अमेजोनियन हाईवे? एक मेजर हाईवे है ब्राजील के अंदर। ऑप्शंस दिए रहेंगे ना ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाया कि देखो ऐसा ऐसा पूछा था ऑप्शन एग्जांपल के तौर पे। फिर थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो 4 ऑप्शन थे आपके उसमें से। तो खेजड़ी आपका इसका आंसर हो जाएगा। खेजाड़ी बोलते हैं, खेजड़ी बोलते हैं कुछ लोग। तो थ्रोनी और कांटेदार टाइप का वेजिटेशन है, ये खेजड़ी बोलते हैं। फिर प्लेन रीजन कहां पाया जाता है इंडिया में? पंजाब में पाया जाता है। पॉपुलर गेम ऑफ ब्राजील क्या है? फुटबॉल है। फील्ड विजिट क्या होता है? सैंपल क्वेश्चन एयर होता है। आपको बताना होता है कि भाई आप अगर आप फील्ड विजिट करने जाते हो तो क्या क्या सामान लेके जा सकते हो, क्या चीज का ख्याल रखना होता है आपको। ये सब चीज का मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो फील्ड विजिट पढ़ाया था, उड़ान बैच में भी रिपीट करवाया है, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना कि वो चैप्टर किसके रिलेटेड है। फिर पिको डी नेब्लिना, कभी भी ये नाम दिखाई देगा पिको डी नेब्लिना, मतलब हाईएस्ट पीक और ब्राजील का, ये याद रखना। पीक पूरा ब्राजील का हाईएस्ट पीक है पिको डी नेब्लिना, ये एक पीक है। फिर मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, हमारे इंडिया में मोस्ट अर्बनाइज स्टेट क्या है? गोवा है। फिर रियो डी जेनेरो क्या है? एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। तो आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपके मैच द फॉलोइंग पूछे गए थे। तो यार कितना इजी लेवल होता है, 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है वो आता है आपका आंसर इन 1 सेंटेंस। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई प्रोबेबिलिटी ऐसी भी होती है, कभी कभी हार्ड पेपर अगर बन जाता है तो आंसर इन 1 सेंटेंस नहीं पूछेगा, उसके बदले में आपको पूछ सकता है नेम द फॉलोइंग, या तो पूछ सकता है राइट और रॉन्ग, या तो पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन, या तो पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो 1 सेंटेंस था ये 2022 में पूछा गया था। 1 सेंटेंसेस जो थे वो 2022 में पूछा गया था, और 2023 में यानी पिछले साल आपको ये शॉर्ट नोट पूछा गया था। पिछले साल जो है शॉर्ट नोट्स पूछा गया था। यानी कि देखो पेपर जो होता है, ज्यादातर जो हम अगर ऑब्जर्व करें, जो हमारा पेपर पैटर्न है ऑब्जर्व करें, तो चांसेस यही है कि पहले क्वेश्चन में एमसीक्यू आ जाए, दूसरे क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग आ जाए, और तीसरे क्वेश्चन में आपका ये आ जाए, दैट इज 1 सेंटेंस आ जाए। फॉर्मेट यही चलता आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कभी कभी कुछ चीजें वो लोग जानबूझ के कुछ अलग डाल देते ताकि बच्चा जो है वो प्रिपेयर रहे उसके लिए। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, बच्चा माइंडसेट और कंसेप्ट, ये 2 चीज अगर आपका क्लियर और स्ट्रांग रहेगा ना, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती 40 में से 35 प्लस निकालने के लिए। और ये मैं बार बार बोलता हूं, हर वीडियो में मैंने वो बात कही हुई है आपसे। करेक्ट है? क्लियर? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो चलो 1 सेंटेंस आ जाता है तो कैसे आएगा वो बताता हूं। लेकिन अगर 1 सेंटेंस नहीं आता है तो नेम द फॉलोइंग, राइट रॉन्ग, डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट नोट्स, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। जितने भी आपको 1 सेंटेंस दिख रहे हैं, जितने भी आपको डिफरेंस बिटवीन दिख रहे हैं, जितने भी आपको शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं, चाहे टेक्सचुअल के पीछे वाले एक्सरसाइज वाली चीजें हो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक वाली चीजें हो 21 में आपको दिख रहे हो, या फिर जो भी हमने वीडियोस में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, उन सभी चीज को आप दोबारा से एक बार देख लोगे, समझ लोगे, टाइम काफी अच्छा है हमारे पास, तो आराम से अच्छे मार्क्स निकलेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि 1 सेंटेंस 2022 में कैसा पूछा था, देखो। तो 1 सेंटेंस पूछा था व्हाट इज द रेन शैडो रीजन इन ब्राजील कॉल्ड। एक लाइन का आंसर होता है 1 सेंटेंस, मतलब एक वर्ड का, एक लाइन का एक आंसर निकलेगा आपका। तो क्वेश्चन पूछा था 2022 में व्हाट इज द रेन शैडो रीजन ऑफ ब्राजील। ब्राजील के रेन शैडो रीजन को बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, तो लिख दिया हमने, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। फिर एक और क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राजील।
ब्राजील का सबसे फेवरेट स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल है। एरिया वाइज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? अगर हम एरिया के हिसाब से मेजर करें तो सबसे बड़ा स्टेट आता है राजस्थान। ये हो गया। इसके अलावा और दो क्वेश्चन पूछा था 2022 में, विच लॉन्जिट्यूड इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? आपको पता ही, अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, समझ लो ये आपका इंडिया है, रफली मैंने डायग्राम बनाया, प्लीज इग्नोर करना। मान लो तो यहां पे ईस्ट है, तो ईस्ट में सबसे पहले सन उगता है, सन उगता है, तो यहां पे जो भी स्टेट्स रहेंगे उनको सबसे पहले सूरज दिखाई देगा। और हम रहते हैं यहां पे महाराष्ट्र में, वेस्ट में, तो यहां पे सबसे लेट सूरज दिखाई देगा। तो मान लो इनको सुबह 6 बजे सूरज दिखाई दे रहा है, तो हमको उस हिसाब से सूरज को, मतलब अर्थ को रोटेट होने में टाइम लगता है ना, तो हो सकता है इधर आते आते 7 बज जाए। इधर 6 बज रहा है, 6 बजे सूरज दिखाई दे रहा है, हमको आते आते 7 बज जाए। लेकिन यहां पे अगर 6 बज रहा रहेगा तो हमारे इधर भी 6 ही बजता है। क्यों? क्योंकि हम एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता ना, कि भाई वेस्ट बंगाल में तो सबसे पहले सूरज दिखाई दे रहा है, तो वहां पे 5 अभी बज रहे हैं, मेरे इधर तो भाई और कम बज रहे होंगे, 4 ही बज रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक ही टाइम जोन पूरे रिसर्च किया गया और एक टाइम जोन बनाया गया, जो कि लगभग यूपी के आसपास एक जगह आता है जिसको बोलते हैं मिर्जापुर। उस जगह का लोकेशन लिया गया, लॉन्जिट्यूड लिया गया, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ईस्ट में आता है ना ऑब्वियसली, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में लॉन्जिट्यूड जो लिया गया, दैट इज कंसिडर्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, आप इस प्रकार से बोल सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का डिग्री क्या है, लोकेशन क्या है, तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और आपको पूछेगा कि लोकेशन क्या है, तो बोल देना मिर्जापुर, यूपी में आता है वो चीज। ठीक है। Which type of agriculture is mainly practiced in India? इंडिया में subsistence फार्मिंग या फिर subsistence एग्रीकल्चर, देखो बोलने में भी तकलीफ होता है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप का है। सबसिस्टेंस, क्या बोलोगे? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात होगी वन सेंटेंस की, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 2022 में तो वन सेंटेंस पूछा था, लेकिन पिछले साल यानी 2023 वाले में इन्होंने दिमाग लगाया और शॉर्ट नोट दे दिया। तो शॉर्ट नोट क्या पूछा गया था पिछले साल? देखो ये वाला, आइटम्स टू बी कैरिड फॉर ए फील्ड विजिट। अगर आप फील्ड विजिट करने जाते हो तो कौन कौन से सामान लोगे भाई? अपना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ज्योमेट्री बॉक्स लोगे, आप पानी का बॉटल लोगे, आप डस्टबिन के लिए कैरी बैग ले लोगे, ठीक है, आप कुछ खाने का सामान ले सकते हो, आप घड़ी ले सकते हो, कंपास ले सकते हो जो आपको डायरेक्शन बताएगा। ऐसे कई सारे और चीजें जो मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाते टाइम ही और उड़ान बैच में भी जब रिवीजन कराया था तो उस टाइम पे बताया था। तो ये हो गया द कोस्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील का जो कोस्ट लाइन इलाका है भाई, इंडिया के बराबर है, क्या है उसका, कितना किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, ये सब बताया था। माइनिंग इन इंडिया, इंडिया में माइनिंग कैसे होते हैं, ये सभी टाइप के शॉर्ट नोट, जितने भी टेक्सचुअल, मैं अगेन बोलता हूं टेक्सचुअल ज्यादा फोकस करना। जितने भी आपको एक्सरसाइज के पीछे के टेक्सचुअल एमसीक्यूज दिख रहे हैं उसको एकदम रटारट कर लो, अच्छी तरीके से समझ के याद कर लो, बाकी हर चीज जो है आपके लिए सिंपल हो जाएगा। करेक्ट, क्लियर? तो बताओ मुझे, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 मार्क्स, तो क्या आप 4 में से 4 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकोगे? बिंदास कर सकोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चा यहां से भी 4 में से 4 निकाल सकते हैं, क्योंकि वन सेंटेंस आया तो और अच्छी बात है, और नहीं भी आता, शॉर्ट नोट वगैरह भी आता है, तो 2 शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे तो भी आप 3 मार्क्स तो मिनिमम निकाल लोगे। लेकिन फिर भी चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर 4 नहीं पकड़ना चाहिए यहां पे, तो मैं आपके लिए 3 मार्क्स ही पकड़ता हूं। चलो, तो यहां पे 4 में से 3 मार्क्स तो निकाल ही लोगे। अगर शॉर्ट नोट भी पूछता है, हार्ड वाला भी पूछता है, तो भी 3 मार्क्स आप निकाल सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन अब आ जाएगा यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A और क्वेश्चन नंबर 4B। तो क्वेश्चन नंबर 4A जो होता है, ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है, अब यहां से असली आपके मैप्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्या बोल रहा है? मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप। आपको एक सादा मैप दे दिया जाएगा, अब वो इंडिया का हो सकता है, ठीक है, या फिर वो ब्राजील का हो सकता है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, इंडिया का कौन सा है, मैंने ऐसे रफली बनाया हूं, मैं मैप बनाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो समझ लो, एक इंडिया का मैप है, एक ब्राजील का मैप है। आपको मैप्स देंगे, वो लोग प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो आपको मैप का आउटलाइन दिया रहेगा, यानी बाहर का आउटलाइन दिया रहेगा, अंदर पूरा सफेद रहेगा, मतलब एकदम क्लियर रहेगा, और आपको बोलेगा राइट द नेम्स एंड गिव इंडेक्स। आपको कुछ नाम बताना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसके बेस पे आपको आंसर करना है, नाम बताना है और गिव इंडेक्स, आपको इंडेक्स भी बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब आउटलाइन जो मैप आएगा, या तो वो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन रहेगा या तो ब्राजील के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। तो 2 चीज हो सकता है, आपको मैप दिया रहेगा, कोई भी 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 6 में से 4 चीज को अटेम्प्ट करना है। इंडेक्स जो है वो आपको बताना है। क्या होता है इंडेक्स? जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मैप पे दिखाना है, तो क्वेश्चन आपको बोला है कि शो द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी या फिर चलो स्टेट इन इंडिया। आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। अब समझ लो, आपको पता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन महाराष्ट्र में, ये एग्जांपल के तौर पे, आई एम नॉट श्योर कि वो है कि नहीं, तो चलो महाराष्ट्र में है, तो आपको पता है कि ये इंडिया का मैप है हमारा, तो आपको पता है कि यहां पे महाराष्ट्र होता है, तो आप क्या करोगे, महाराष्ट्र को ऐसे आउटलाइन कर दोगे, थोड़ा शेडी रीजन कर दोगे,
तो वहां पे शेडी रीजन कर दिया। फिर उसके बाद इंडेक्स जब आपको बनाना रहता है तो आप क्या बनाओगे, इंडेक्स में ऐसा बॉक्स बनाओगे और जो शेडी रीजन इसमें क्या है वही शेडी रीजन इस प्रकार दिखाओगे और दिखाओगे यहां पे इसको लिखोगे कि मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। तो कोई भी अगर मैप देखेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया को आपने इस प्रकार से शेडिंग किया हुआ है, तो ये वो है, मतलब ये आपका महाराष्ट्र है, नाम भी लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। तो टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 में से बच्चा 4 ही करना है, आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। और इंडेक्स भी ड्रॉ करना होता है भाई, वो तो एकदम हलवा वाला चीज है। तो ऐसे वीडियोस हमने बना रखे हैं जिसके लिंक को टेलीग्राम पे रीशेयर किया हुआ है, वापस से नए वीडियोस भी बनेंगे, वो भी आ जाएंगे इस चैनल के ऊपर। बस देखते रहना, नजर घुमाते रहना कि क्या क्या वीडियोस आ रहे हैं इस चैनल पे, तो उसको भी आप ध्यान रखोगे। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, मेरी तरफ से टिप्स ये है कि जितना हो सके टेक्स्ट बुक हर चैप्टर्स में बीच बीच में जो भी मैप्स दिए रहेंगे उसके बेस पे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उन सभी को रीड करके रखो, उन सभी को समझ के रखो। भाई कुछ भी आ सकता है मैप में, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वही आएगा या फिर ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। जितने भी है आपका काम क्या है, पढ़ना। बच्चा आपका काम है, जितने भी चैप्टर्स है 9 चैप्टर है, सिर्फ 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर्स, वो भी इतना ईजी है ज्योग्राफी की यार, लास्ट के 1 दिन पढ़ोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। आपके लिए तो 3 दिन है, तो इसमें क्या करना है, जितने भी मैप्स आपके टेक्स्ट बुक के पीछे हैं, एक्सरसाइज के पीछे वाले हैं, सभी को अच्छी तरीके से याद कर लो, बाय हार्ट कर लो। क्वेश्चन बैंक में जितने भी है वो सब चीज हमने करा रखा है, आगे भी वीडियोस डालेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, और जितने वीडियोस है उसका कंसेप्ट समझ के ले लो, तो ये चीज आपको हेल्प करेगा। तो मुझे बताओ बच्चा, यहां पे 4 में से 4 मार्क्स निकालना ईजी है कि हार्ड है? उल्टा बहुत ईजी है, क्योंकि मैप में चीजें करना ईजी हो जाता है। तो बच्चा 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो यहां पे, 4 आउट ऑफ 4 यू कैन इजीली स्कोर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बी की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बी जो है ये 4 ए का उल्टा है। उसमें क्या था, आपको क्वेश्चंस दिए थे और मैप के अंदर आपको फिलअप करना था। यहां पे क्या दिया रहेगा, आपको मैप दिया रहेगा, यानी कि एक मैप जो है, समझ लो आपको एक मैप जो है वो दे रखा है इन्होंने, ठीक है। एक मैप जो है, समझ लो ये इंडिया का मैप है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है और इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बना रखी है। मान लो कि ये दिल्ली है आपका कैपिटल ऑफ इंडिया, मान लो ये यूपी है आपका, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र है मान लो, ठीक है। ऐसा चीज बना के रखा है और शेडिंग करके रखा है, मतलब अलग अलग चीजों से शेडिंग करके रखा है, ठीक है। ऐसा इंडेक्स के फॉर्म में, इंडेक्स भी आपको बना के दिया हो रहेगा उन लोग ने कि हाँ इस प्रकार से इंडेक्स है, ऐसा डब्बा डब्बा है, इसके अंदर ट्रायंगल, इसके अंदर डॉट डॉट, इसका शेडिंग जो भी है वो दिया रहेगा, मान लो ऐसा। तो एक मैप दिया रहेगा आपको और पूछा रहेगा क्वेश्चन। अब वो मैप इंडिया का भी हो सकता है, ब्राजील का भी हो सकता है, अगेन जैसे मिल रहा, क्योंकि भाई इंडिया ब्राजील दोनों का ही चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी के अंदर। तो आपको कोई 5 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको बोला रहेगा, समझ लो क्वेश्चन पूछा है, जैसे हम अभी हमने मैप में देखा ना, इसके पहले वाले में आपको क्वेश्चन दिया था और मैप में बनाना है। यहां पे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा कि विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, विच इज द कंट्री बोल रहा हूं, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। अब समझ लो आपको पता है महाराष्ट्र है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे आंसर कि महाराष्ट्र, क्योंकि इंडेक्स में लिखा हुआ रहेगा। इंडेक्स में ये क्या है, ये समझ लो ऐसा शेडेड दिया रहेगा, तो आपका ये जो शेडेड वाला है उसमें लिखा रहेगा कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी या फिर स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप समझ जाओगे कि ये शेडेड क्या है, ये है, और ये कौन सा इलाका है, महाराष्ट्र है। वो तो आपको मैप देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि कौन सा स्टेट है। भाई नाम नहीं लिखा रहेगा फिर भी आप आइडेंटिफाई तो कर पाओगे उसकी आउटलाइन देख के। तो आप लिखोगे हाँ, द फर्स्ट वन का आंसर क्या आएगा, महाराष्ट्र इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। तो इस प्रकार से लिखना है, विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया, ठीक है। आपको पता है क्या होता है, गोवा होता है, तो छोटा सा इधर गोवा है नीचे, महाराष्ट्र के नीचे तो छोटा सा गोवा है, इसका कोई कलर आपको मारा रहेगा, समझ लो एकदम डार्क कलर मारा हुआ है। तो इधर पे इंडेक्स में आपको दिया रहेगा कि डार्क कलर जो है वो क्या है, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। तो आप देखोगे कि भाई मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ गोवा, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछा है, तो क्या आएगा इसका आंसर। तो आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है मैप में, कि मैप में देख के लिखा हुआ है कि ये जो डार्क डार्क जो किया है ये क्या है, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। तो ये डार्क डार्क किधर है, इधर है, तो ये क्या है, गोवा है, तो आप आंसर लिखोगे गोवा। तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको पूछी जाएगी। बच्चा ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इजी होता है जितना कि आपका क्वेश्चन से मैप को ड्रॉ करना, क्योंकि इसमें सब चीज दिया हुआ है, मैप में दिया हुआ है, बस उसको देख के आपको लिखना है। जैसे पैसेज में आंसर दिया होता है, पैसेज देख के आपको आंसर लिखना होता है, उसी प्रकार का चीज है। तो ये बहुत इजी होता है बच्चा, यहां पे भी आप 4 में से 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग को, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर का 4B। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है यहां से आपका असली याद करने वाली चीजें शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका गिव ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन मतलब गिव रीजन ऑब्वियसली। तो जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के पीछे जितने भी गिव रीजन है, हर चैप्टर में 2-2 3-3 गिव रीजन होंगे। कुल मिला के 9 चैप्टर है, 9 3 27 भी अगर होता है, मतलब 27 गिव रीजन है। 27 में से 20-22 भी याद कर लो, जो कि बहुत ईजी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत हार्ड है। 20-22 गिव रीजन तो आप चुटकी बजाते हैं, मतलब हर 2-3 घंटे में याद कर लोगे यार। और मुझे लगता है कि यार ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा पहले से, थोड़ा बहुत तो सबने याद कर रखा होगा, बस रिवाइज ही करना है आपको। तो ये चीज आपको हेल्प करेगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखोगे क्या क्या गिव रीजन आए थे, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। टेक्स्ट बुक के पीछे वाले जितने भी गिव रीजन है सबको पढ़ लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक में देख लेना है कि कुछ अलग सा पूछा है क्या, तो वो रेफर कर लेना है
और जितना आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो चाहे कोई भी गिव रीजन पूछे यार, आप आराम से कर पाओगे। तो ये जो गिव रीजन पूछता है वो आपको 3 दिया होता है, 3 में से कोई 2 करना होता है, एनी 2 करना होता है। क्या करना होता है? सिर्फ 2 करना होता है, लेकिन एक गिव रीजन के करने का 3 मार्क्स आपको मिलेगा। तो यार इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर एक गिव रीजन भी अगर आप गलत लिखते हो तो पूरा का पूरा 3 मार्क्स आपका चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पे आप एक तो अटेम्प्ट करोगे, एक तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करोगे, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो चलो आपको 6 में से, चलो 6 में से एक तो अटेम्प्ट करोगे और दूसरे का आधा तो लिखोगे, तो 6 में से एटलीस्ट 4 मार्क्स तो आप निकाल सकोगे यार। 6 में से 4 मार्क्स तो निकाल लोगे ना गिव रीजन में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मतलब अगर मैं एक ऐसा बोलने की कोशिश करूं कि अगर बच्चा अच्छे से गिव रीजन पढ़ोगे तो 6 से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। 6 में से 6 मार्क्स भी वेरी इजीली अचीवेबल, आराम से आप निकाल सकोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे 4 मार्क्स समझ लो मिल जाता है आप लोग का। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6A और क्वेश्चन नंबर 6B। अब इसमें क्या होता है, या तो आपको क्वेश्चन नंबर 6A करना है या तो क्वेश्चन नंबर 6B करना है, दोनों में ऑप्शन आ जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो ये करो या तो ये करो। होता क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6A क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा। आपको स्टैटिस्टिकल डेटा दिया रहेगा, मतलब मान लो कि जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपने पढ़ा है ना मैथ्स 1 में, उसमें डेटा दिया रहता था इस प्रकार की चीजें लिख के, बहुत सारी चीजें मान लो इसमें इस प्रकार के चीजों में दिया रहेगा कि भाई इसमें ईयर दिया हुआ है, इसमें परसेंट पॉपुलेशन दिया है कि भाई कौन सा 1961 में इंडिया का पॉपुलेशन था 1.8 बिलियन, 1971 में इतना था, ठीक है ना, समझ लो इस प्रकार की चीजें दी हुई है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब एक चार्ट दिया रहेगा, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहेंगे, ईयर्स हो सकता है, अर्बनाइज स्टेट के बारे में हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक डेटा दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये जो चार्ट है वो क्या शो करता है, चार्ट क्या शो करता है, तो आप बोलोगे आंसर में क्या लिखोगे, दिस चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ईयर वाइज, ऐसा आप लिख सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इसमें कि इसमें कौन से डिकेड में अर्बनाइजेशन सबसे कम है, कौन से डिकेड में, डिकेड मतलब कौन से ईयर में, कौन से ईयर में अर्बनाइजेशन सबसे लो है। तो आप देखोगे कि अच्छा 1981 में तो यार सिर्फ 1 मिलियन है, हाँ तो यार हम लोग बोल सकते हैं कि तो ग्राफ देख के, मतलब ये चार्ट को देख के ही आप उसका आंसर कर पाओगे, जो कि बहुत ईजी होता है। बस आपको एक क्या करना है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन टिप्स क्या है, जितने भी चैप्टर्स है, जैसे इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है, जैसे आपके पॉपुलेशन वाले जो चैप्टर्स है, इसमें जो चार्ट्स दिए हुए हैं, जितने भी आपको टेबल बना के चार्ट दिए हुए, उन सभी चार्ट्स को एक बार नजर घुमा लेना, रेफर कर लेना, बाकी सब चीज आपको इजी लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, 6 मार्क्स का कंटेंट आएगा, 6 में से 6 आप निकाल पाओगे। लेकिन अगर मान लो ये नहीं करना तो दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6B। इसमें क्या करना है, ऑब्जर्व द ग्राफ। इसमें क्या करना है, आपको कोई ग्राफ दिया रहेगा, वो ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, ये वाला ग्राफ भी हो सकता है, या तो आपको वो चार्ट बना के नहीं देते क्या, चार्ट वाला, जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन का ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ग्राफ दिया हुआ है कि भाई इस प्रकार का चीजें हैं, 1960, 1970, 1980, 1990, इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ है। और आपका जो वाई एक्सिस है, इसमें आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, मतलब कितने साल तक लोग जीते हैं, और ग्राफ आपका ऐसा कुछ बनाया हुआ है। तो आप बोलोगे कि अच्छा 1960 में तो 20 साल का एक एवरेज था, 1990 में लोग ज्यादा जीते थे, 50-60 साल जीते थे, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ भी दिया रहेगा और उसके बेस पे 6 क्वेश्चन पूछेंगे, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो आप आराम से क्वेश्चन करते हो। तो ये भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 6A वाला भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 6B वाला भी इजी है। और मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं, और बच्चे मैंने देखा है कि यहां पे बच्चे 6 में से 6 मार्क्स निकालते हैं। लेकिन चलो फिर भी आप 5 क्वेश्चन भी करोगे तो भी आप 5 मार्क्स यहां पे आराम से मतलब बिल्कुल आराम से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चा 5 मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी होता है। लेकिन अगेन जैसे मैंने जितने भी आपको ऐसे चार्ट्स दिख रहे हैं, ग्राफ दिख रहे हैं, ये ऐसे चार्ट दिख रहे हैं, ये सभी चीज को टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही चीजें पूछती है, बहुत इजी होता है। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर। चलो आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ जाएगा ज्योग्राफी के अंदर। और आप लोग के लिए आखिरी क्वेश्चन मतलब खुशी की बात, क्योंकि अब आपका पेपर खत्म हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है असली खेल, जो कि आंसर इन डिटेल। अब डिटेल मतलब ब्रीफ क्वेश्चन, तो आपका ब्रीफ क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई चीज डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, कोई चीज को एक्सप्लेन इन डिटेल आ सकता है, किसी 2 चीज को कंपेयर करने के लिए आ जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछ सकती है। अब इसका वेटेज अगर आप देखोगे तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, एनी 2 करना है, मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बच्चा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन करने के लिए आएगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी एनी 2 अटेम्प्ट करना है 3 में से, मतलब जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के ब्रीफ है, यानी एक्सरसाइज में जितने भी ब्रीफ है उनमें से एक भी मत छोड़ना, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक भी नहीं आया करने तो सीधा 4 मार्क्स जाएगा, तो वो रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि जितने भी ब्रीफ आपको दिख रहे होंगे, सबसे पहले तो वही काम करो, जो भी टाइम मिल रहा है आपको,
ये लर्निंग स्ट्रैटेजी देखने के बाद आप याद करने बैठ जाओ, रट्टा लगाने बैठ जाओ, समझने बैठ जाओ, टेक्स्ट बुक उठाओ, नोट्स उठाओ, 21 फॉलो करते 21 उठाओ, डाइजेस्ट उठाओ, जितने भी ब्रीफ है सब चैप्टर्स के एक एक दो दो तीन तीन जितने भी ब्रीफ है सबको याद करने के लिए बैठ जाओ। बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। बच्चा यहां से भी 8 में से 8 निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी कोई बच्चे को दिक्कत है तो आराम से, अगर मैं बात करूं पूरा उसने क्वेश्चन बैंक समझा हुआ है, कंसेप्ट उसको पता है, डिटेलिंग पता है उसको, ब्रीफ के जितने भी टेक्सुअल आंसर है वो पढ़ के रखा है, तो भी बच्चा वो 2 में से 2 कर लेगा, मतलब 3 में से 2 तो कर लेगा। लेकिन चलो फिर भी अगर कुछ मार्क्स कटते भी है तो 8 में से 6 मार्क्स तो आप इजीली यहां से भी निकाल सकते हो। मतलब टूटा फूटा अगर लिख भी रहे हो, छोटी मोटी चीजें मिस भी हो रही है तो भी हर क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स भी कट हो रहा है तो भी 6 मार्क्स मिलते हैं। मतलब 3 मार्क्स एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा स्ट्रैटेजी, पूरा लर्निंग चीजें हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक जो काम हमें करना होता है हमेशा की तरह वो करेंगे, जो कि है काउंटिंग करना। तो चलो काउंटिंग कर लेते हैं कि अगर आप एक एवरेज बच्चे थे और इस प्रकार आपने पेपर लिखा तो आप कितने मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो ज्योग्राफी में आउट ऑफ 40। तो पहले क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिल गए। ठीक है, उसके बाद अगेन 4 मार्क्स, 8 मार्क्स हो गया आपका। ठीक है, 8 मार्क्स प्लस 3 11 हो गया आपका। ठीक है, 11 के बाद और 4 15 हो गया। 15 के बाद 4 19 मार्क्स हो गया। 19 के बाद 4 कितना हो गया? 23 मार्क्स हो गया। 23 प्लस 5 इज 28 हो गया। 28 प्लस 6 दैट इज 34 मार्क्स। तो हमारा जो मिशन था हम उसके काफी करीब आ गए। हमारा मिशन है 35 प्लस निकालना, तो 34 पहुंच पा रहे हैं। तो बस आपको अपने एंड से थोड़ा और उसमें एनर्जी और एफर्ट लगा देना है, तो ये 34 का 35 प्लस आराम से निकाल पाएंगे। तो इजी है बिल्कुल 34 आउट ऑफ 40 निकालना। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में भी अगर आपने 35 36 निकाला होगा, चलो मान लो उसमें आपने 36 निकाला आउट ऑफ 40, और स्कूल में भी आपको आउट ऑफ 20 कम से कम 18 तो मिलता ही है बच्चा। तो प्लस करो, देखो 34 प्लस 36 कितना होता है? 70। 70 प्लस 18 इज नथिंग बट 88 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, यानी कि 100 कैंसल, लगभग आपको 88% मार्क्स आपके टोटल एसएसटी में, सोशल स्टडी में मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है, जिससे आपके परसेंटेज समव्हाट 85 to 90% निकालने में आपको हेल्प कर देगा। क्लियर? तो इसी के साथ ये स्ट्रैटेजी वीडियो हमारा यहां पे होता है कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं कि ये जो आखिरी पड़ाव है इसको भी आप हल्के में नहीं लोगे और डेफिनेटली अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूं बच्चे कि आप लोग के लिए पूरा साल भर, उसके पूरे पहले वाले साल में और इस साल पूरा कंप्लीट फरवरी उड़ान, लाइव रिवीजन प्लस डे 1 ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ योर एग्जाम टिल नाउ, अब तक आपके लिए जो इतना हार्डवर्क किया है, ये बस इसको दुआओं में अच्छी तरीके से याद रखना, भूल मत जाना मुझे, प्यार ऐसे बनाए रखना। आप जब 11th में चले जाओगे तो हमारे चैनल JR कॉलेज पे जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे साइंस एंड कॉमर्स के हर टाइप के लेक्चर वीडियोस डाल रखे हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। आपके कोई छोटे भाई बहन है उनको हमारा इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स को रेकमेंड करना, 9, 10, 8, 7 जो भी बच्चे उनको रेकमेंड करना, और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है। लव यू ऑल 3000। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना सभी अपने। लास्ट पेपर यार, बोल दो यार, राहुल सर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद भी और वीडियोस आएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी ये लास्ट वीडियो है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और उनको भी बोलना आगे शेयर करने के लिए। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जब भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।